इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड है 402। इसमें जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि नॉर्मली क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है और हम उत्तर कैसे देंगे इसके। पहला है पार्ट ए। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 10 मार्क्स बनते हैं। 4 सवाल हैं आपको कर रहे हैं और 6 क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक मार्क्स के हैं। पहला है यूज ऑफ एब्रीविएशंस इन अ कम्युनिकेशन लीड्स टू मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश बैरियर्स। होता यह है कि हम अलग अलग भाषा के लोग हैं। खासतौर पे हमारे देश में देखेंगे तो 100 किलोमीटर पे कहा जाता है कि भाषा बदल जाती है। अगर मान लीजिए किसी और देश का हो तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि FYI मैसेज में लिख दिया, तो कई लोग समझ पाएंगे, कई लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये FYI है क्या। FYI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये लैंग्वेज बैरियर का काम करता है, यानी कि भाषाई अवरोध का काम करता है। अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगे, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं उसको गलत तरीके से समझा जा सकता है, मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। वेकेशनिंग हेल्प्स इन डैश इंडिविजुअल्स। वेकेशनिंग क्या होती है कि आप अपने काम से समय निकाल के कहीं जाते हैं, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बच्चों के साथ, और वहां आप थोड़ा सा आराम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी रोजमर्रा का काम है उससे जो आपको स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम डी स्ट्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी स्ट्रेसिंग। डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। तो अगर आप देखें कि यहां पर जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है ना, इसको चलाने के लिए क्या चीज होती है यहाँ पर? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं आप उसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस का काम करता है आपके और कंप्यूटर के बीच में। तो OS है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। And dash is a person who establishes a business or a venture that generates some value to the customer and proves to be profitable for him. तो एक ऐसा इंसान जो कोई बिजनेस शुरू करता है, काम शुरू करता है, अपना तो प्रॉफिट कमाता ही कमाता है, साथ में सोसाइटी के लिए भी मदद करता है। तो ऐसा कौन होता है? उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यम या उद्यमी। An economy is called green economy when it is based on the principles of। अब इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो ग्रीन इकोनॉमी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है सतत विकास की प्रक्रिया पर। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मैं SDGs दिखा रहा हूँ। SDGs जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो एक समिट हुई थी उसमें 2030 का एक खाका बना था कि हमें पूरा विश्व कैसा चाहिए। तो उसके लिए तकरीबन 17 प्रिंसिपल्स बने थे और मेन ये चीज थी कि सतत विकास की प्रक्रिया यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हम आज इतना यूज करें ताकि आगे भी बाकी रहे। फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश टू रिलीव स्ट्रेस एज दे स्टेबलाइज मूड, इंप्रूव सेल्फ एस्टीम एंड इंड्यूस स्लीप। फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हर दिन आपको 30 मिनट निकालने हैं अपने लिए, और इससे शरीर भी ठीक रहेगा, क्योंकि शरीर भी एक मशीन है और इसकी मेंटेनेंस आपको चाहिए होती है। जैसे आप खाना खाते हैं, इसको पेट्रोल देते हैं, इसी तरीके से इसकी मेंटेनेंस भी जरूरी होती है, साफ सफाई भी जरूरी होती है, सब कुछ जैसे एक आम चीज होती है। तो इसमें काफी सारे आंसर बन सकते हैं। जो यहाँ पर 2 आंसर है, उसके अलावा भी लिख सकते हैं, जैसे वॉकिंग है, जंपिंग है, स्किपिंग है, रस्सी कूदना, चलना, दौड़ना, ये सब चीजें इसमें आ सकती है। 2 को आप इसमें से लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन एनी ट्रू 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप बातचीत करते हैं, संचार करते हैं, तो 7 C's आता है। 7 C's मतलब जो भी मैं बताऊंगा आपको वो C से शुरू होगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो 7 C's है उसमें आता है क्या? कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी, करेक्टनेस तो आ गया, क्लैरिटी, कंसिडरेशन, कॉन्साइजनेस। अब ये तो है, अब मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ जो आपके किताब में लिखी है। तो आपकी किताब में है बी क्लियर। जब भी आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर ईमेल पे कुछ लिख रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे बोल रहे हैं, या रिपोर्ट लिख रहे हैं, या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हर जगह आपको अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि लोग सुने, लोग सुनना चाहें और वो सुने जो आप बोलना चाह रहे हैं। जैसे पहली चीज है इसमें सी, पहला सी है क्लियर, साफ सुथरा बोले, फजी लैंग्वेज में ना बोले।
भाषा को ऐसा ना कर दें या अपने शब्दों को ऐसा ना कर दें कि लोगों को समझ में ना आए। कॉन्साइज का मतलब है उतनी ही बात करें जितनी जरूरी है। कॉन्क्रीट का मतलब है वो बात करें जो बिल्कुल परफेक्ट हो, गलत तरीके से लोग मिस इंटरप्रेट ना कर सके। बी करेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे आप ईमेल या मैसेज कर रहे हैं तो उसमें गलत सेंटेंस ना लिखें या स्पेलिंग गलत ना करें। कोहेरेंट का मतलब है कि जो टॉपिक आपका है उसी पे बात करें, इधर उधर उधर भटके ना। बी कंप्लीट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी बात की शुरुआत की है तो उसको पूरे अंत तक लाएं, बीच में ना छोड़ें। बी कर्टियस का मतलब होता है जब भी बात करें तो इज्जत से बात करें, मोहब्बत से बात करें, आपको काइंडनेस दिखानी है, गुस्सा नहीं करना है या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो जो एक कहेंगे कि डिसेंट वर्ल्ड में नहीं चलते। हाउ मेनी ओरिजिन्स कैन हैव स्ट्रेस और कॉजल। बेसिकली सवाल ये पूछा गया है, इसको कैसे बनाया गया सवाल को, कि कौन कौन सी चीज है जो स्ट्रेस को क्रिएट करती है, कॉज करती है, कहां कहां से स्ट्रेस शुरू हो सकता है। तो इसका उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर ऐसा बनता है कि ये मेंटल हो सकता है, दिमागी, दिमाग से केवल इसका ताल्लुक हो। अगर आपको कोई परेशानी हो, पेट में दर्द हो रहा हो तो फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा। मान लीजिए आपके समाज में आप किसी और धर्म या जाति से आते हैं और दूसरे समाज वाले आपके साथ कुछ भेदभाव करते हैं तो सोशल हो जाएगा वो। फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, कहीं किसी से आपने लोन लिया है, दे नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे आपके स्ट्रेस या तनाव या दिमागी जो दिक्कतें हैं उसको पैदा करते हैं। Write down these steps to create a folder in C with drive with your name। अब इसमें होता ये है कि आपको सीधा विंडोज में आप जाएं, यहाँ आपको एक्सप्लोरर दिखेगा, या एक्सप्लोरर खोलिए, यहाँ सी ड्राइव में जाए, यहाँ पर इस जगह राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आएगा, उसमें आपको क्रिएट न्यू फोल्डर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले जहां भी आपका कंप्यूटर आइकन हो, माई पीसी आइकन हो, उसको ओपन करिए, फिर आप सी ड्राइव में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन्यू आएगा उसमें आप न्यू फोल्डर सिलेक्ट, क्रिएट न्यू फोल्डर आएगा, तो फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, चाहे तो उसका नाम लिख दीजिए, और न्यू फोल्डर रखना तो न्यू फोल्डर रख दीजिए, और उसके बाद एंटर करके आपका काम हो जाएगा। What are the myths about entrepreneurship? Explain any two। क्या क्या मिथ्स हो सकती हैं? मिथ्स का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको किसी ने कुछ बता दिया और आपने सुन लिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा कि ये मैसेज भेजो नहीं तो अभी 15 लोगों को भेजो नहीं तो आपका अभी अपशकुन आ जाएगा, या इस तरीके के मिथ होते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको रुकना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मिथ होते हैं। मिथ मतलब होता है कि जिसमें आपको गलत जानकारी दी जाती है और आप उसको मान लेते हैं बगैर लॉजिक को जाने के। तो बहुत सारी चीजें इसमें कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, छोटा रिस्क लेने वाले को एंटरप्रेन्योर नहीं कहते हैं। और जैसे ही वो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वैसे ही वो बहुत अमीर हो जाते हैं। और एंटरप्रेन्योर जॉब चेंज करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर के पास लिमिटेड डेडिकेशन होता है, वो एक काम करते हैं दूसरा काम करते हैं। और इसमें और कई चीजें जोड़ सकते हैं। पहली चीज ये है कि बड़ा बिजनेस, बिग बिजनेस होगा तभी एंटरप्रेन्योर होगा, यह गलत है। दूसरा ये है कि न्यू आइडिया होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आइडिया पुराना हो लेकिन आप नए तरीके से प्रेजेंट करें तो भी ये चलेगा। ऐसे तमाम तरीके के आपके मिथ्स हैं। लिस्ट डाउन एनी 4 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो पर्यावरण का असंतुलन, पर्यावरणीय असंतुलन किस कारण से हो रहा है, क्या इसके कारण हो सकते हैं? तो आप एक करके बताता हूं मैं। सबसे पहली चीज तो है हम पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ हमारे लिए ना ये संजीवनी है, संजीवनी बूटी है, हमको हवा देता है, मेन चीज ये, लकड़ी देता है, क्या नहीं देता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को साथ जोड़ूंगा मैं इसलिए क्योंकि हम पहले गांव में थे, फिर हमने कस्बा बनाया, शहर बना दिया, फिर उसके बाद हमने महानगर बना दिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, सारे पेड़ों को काट दिया, जमीनों का इस्तेमाल जो पहले पैदावार के लिए होता था, क्रॉप के लिए होता था, अब इसको हमने किसी और काम में यूज कर लिया है। तो जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर हम एज अ कंज्यूमर हमको हर चीज चाहिए, तो प्रोड्यूसर भी होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूसर कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? इंडस्ट्रीज लगाएंगे। इंडस्ट्रीज क्या यूज करेंगी? नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेंगी या प्राकृतिक संपदा यूज करेंगे। तो यही तो दिक्कत है कि बीइंग अ कंज्यूमर जितने सारे लोग हम होंगे उतना ज्यादा हमारा जो प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन होगा, शोषण होगा। लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या है? अगर आप पैदावार कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड डालेंगे, वीडीसाइड डालेंगे। जैसे वीड्स हो जाते हैं ना, पेड़ के अलावा जो भी चीज होती है उसको वीड कहते हैं। पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट भी होते हैं, तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड ये सब हम डालते हैं। लेकिन जब ये सब केमिकल है, ये सब किसी को मारने के लिए है, जैसे चूहे को मारने की दवाई होती है तो उस तरीके की दवाइयां होती है। अब ये दवाइयां जब अब ये जाएंगी, हम पूरे एक पैच में छिड़क देंगे तो कहीं ना कहीं ये पानी में जाएगी या जमीन में जाएगी, तो हमारी फूड चेन में आ जाएगी। और जब फूड चेन में आ गई
बस आपको कहीं ना कहीं आप ये जानवर कहीं ना कहीं खाएंगे पिएंगे इसको। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है एक इलाका जिसपे पालतू जानवर छोड़ देते हैं, जैसे भेड़ बकरी वगैरह। तो क्या होगा, मान लीजिए जिस जगह पे छड़ी उन्होंने ये सब खा गए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं खाने देना है, खाने देना है, लेकिन ओवरग्रेजिंग की बात होगी, वो पूरा खा जाएंगे तो यहाँ जमीन दिखने लगेगी क्योंकि पत्ते वत्ते सब खा गए। अब इसमें सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा, यानी हवा और पानी ऊपर की परत ले जाएगी और मिट्टी चली जाएगी, फिर पैदावार कहां से होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402, इसके सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं और इसमें पार्ट बी है सब्जेक्ट स्किल्स। अब ये सब्जेक्ट स्किल्स में आप देखिए कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि आपको कितने सॉल्व करने हैं कुछ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो अगला पार्ट ले रहे हैं, ये 12वां क्वेश्चन है। डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रेमर्स। ट्रेमर का मतलब होता है कुछ हिलना। तो अगर किसी के हाथ हिलते हैं तो हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा बार कहीं कीबोर्ड में किसी की को क्लिक कर दें। तो उसमें ये होता है कि एक्सेसिबिलिटी फंक्शंस दिए जाते हैं कि भाई अगर आप एक से ज़्यादा बार क्लिक कर दें तो हमारे पास फिल्टर कीज़ होती हैं। इसके लिए टाइमिंग की व्यवस्था भी है, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये टाइमिंग की व्यवस्था है कि भाई कितने बार इसकी कोई क्लिक करे या गलती से दब जाए तो कितने बार में लिया जाए। तो इसका उत्तर जो है वो आपका होता है फिल्टर कीज़। क्या आंसर है? फिल्टर कीज़। नेक्स्ट है डिफाइन डीएसएल। डीएसएल का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये आपको इंटरनेट एक्सेस देता है। जैसे आप इंटरनेट एक्सेस को हम डेटा भी बोलते हैं आजकल के शॉर्ट में, डेटा। तो डेटा आपको देगा और कहाँ पर, किस जगह पे? जो आपकी टेलीफोन लाइंस है। टेलीफोनी लाइंस जो है वो एनालॉग है, तो आप घर पे ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं और वायरलेस टू फाइबर यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, FTTH हम जिसे कह रहे हैं। उसके लिए आपको DSL की ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की। नेक्स्ट है डैश आर टेक्स्ट और इमेज इंक्लूडेड एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड मे रिपीट इन ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप या तो रिपोर्ट बना रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट के लिए कुछ लिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट, किताब लिख रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक पेज लेंगे, जैसे MS वर्ड का बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें ऊपर होता है आपका हेडर और नीचे आपका होता है फुटर। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये हेडर और ये आपका फुटर। तो क्योंकि इन्होंने बॉटम के लिए कहा है तो इसका उत्तर होगा फुटर। फुटर में क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पर देंगे, जैसे आपने इमेज लगा दी, कंपनी लोगो लगा दिया, यहाँ पर कुछ डेट डाल दी और यहाँ और कुछ लिख दिया, तो वो हर पेज में आ जाएगा। आपको बार बार उसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंबल ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन द इंसर्ट टैब इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड में टाइपिंग ही नहीं होती है, ये सारे सिंबल की भी जरूरत पड़ती है जब भी आप कोई किताब वगैरह लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट, प्लेन डॉक्यूमेंट लिखते हैं, मैथमेटिकल होता है, उसमें नॉर्मल सिंबल्स भी आते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये इंसर्ट है। इंसर्ट में हम जाते हैं यहाँ पर सिंबल्स पे और सिंबल से ये एक आपकी विंडो खुलेगी और यहाँ से आप जो भी सिंबल लेना चाहते हैं वो यहाँ आप डाल सकते हैं। तो इंसर्ट और ये सिंबल, पहले इंसर्ट पे जाएंगे फिर सिंबल जाएंगे फिर यहाँ पर ये खुलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? सिंबल्स। सिंबल्स इसका उत्तर होगा। डैश फीचर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग सम कंडीशंस ऑन कॉलम्स। तो कॉलम कोई भी अगर आप डेटाबेस जहां भी बन सकता है, जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपको एक्सेल का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो एक ये छोटा तरीका है कि आप कैसे डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस रो कॉलम में होता है, उसमें क्या होता है कि अभी रो कॉलम का क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कॉलम पे पर्टिकुलर कंडीशन चाहते हैं, जैसे आप ये पैसे देख रहे हैं, या यहाँ पर आ जाइए, इस जगह पे देखिए रीजन आप केवल वेस्ट चाहते हैं या ईस्ट चाहते हैं, तो आप ये फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर में वेस्ट लिखा जा रहा है तो केवल वेस्ट वाले आ रहे हैं, ईस्ट लिखेंगे तो ईस्ट वाले आएंगे। तो फिल्टर से आप केवल वो चीज़ें पा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 1000 एंट्रीज हैं, वेस्ट में, वेस्ट वाला में केवल मान लीजिए 10 एंट्रीज हैं, तो 10 एंट्रीज आ जाएंगी। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसमें उत्तर आएगा ये फिल्टर, ये जो आप देख रहे हैं ये आएगा इसका उत्तर, फिल्टर। A dash is a graphical representation of data in which the data is represented by symbols such as bars. तो इसको हम कहते हैं चार्ट। कभी भी हम जब नंबर देते हैं, जैसे 1, 2, 8,
ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, समझने वाले इसको समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले ये सब करते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोगों को अगर हम पिक्चर्स में कोई चीज़ दिखाएं, तो अगर हम ऐसे ये अलग अलग पिक्चर्स आप देख रहे हैं, अगर हम ऐसे यूं करके दिखाएं कि भाई ये हर साल की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई ये ऐसी ग्रोथ है, यहाँ कुछ ज़्यादा दिख रही है, यहाँ कम है। अगर हम पाई चार्ट करके दिखा दें, एक गोल बना दें कि ये यूपी की पॉपुलेशन है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन है, ये साउथ की पॉपुलेशन है, ऐसे करके दिखाते तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा चार्ट। ये चार्ट है सारे, पाई इसको बोलते हैं पाई चार्ट, इसको ऐसे बोलते हैं पाई चार्ट। ये है आपका बार ग्राफ, बार चार्ट। अ डैश इज द विजुअल मोशन व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड, जैसे स्लाइड नंबर 2 है, स्लाइड नंबर 1 है, तो 1 से जब 2 पे गए तो कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, एनिमेटेड दिख रहा है, लेकिन इसको हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे, मैं बात कर रहा हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। डैश हेल्प्स टू मूव, रोटेट और रीसाइज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो अब होता यह है, एक प्रेजेंटेशन में देखिएगा मल्टीपल चीजें होती है, जैसे यहां पर ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ है। अब इन सबको अगर एक साथ छोटा करना है तो आप कैसे करेंगे? वैसे एक एक को करना पड़ेगा, तो 8 को करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इन सबको ग्रुप कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सबको सिलेक्ट करके, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ग्रुप का एक ऑप्शन आएगा राइट क्लिक पे, GROUP, ग्रुप कर देंगे तो ये सारे एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। अब आप छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे तो 8 के 8 एक साथ होंगे। तो जब एक एक्चुअल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डालते हैं, उन सबको एक साथ छोटा बड़ा करना, रीसाइज करना, इधर उधर ले जाना, वो सब काम होता है ग्रुपिंग से। तो इसका उत्तर होगा ग्रुपिंग। नेक्स्ट है डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस यानी कि रो और कॉलम, टेबुलर फॉर्म, उसमें हम जब डेटाबेस से रिकॉर्ड निकालते हैं, तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो रो और कॉलम है एक टेबल का, इसमें जो रोज होती हैं ये एक रिकॉर्ड होती है, वैसे कॉलम भी होते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका एक रिकॉर्ड हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों निकल के आ जाएंगे। तो उसको निकलते हैं आपके सिलेक्ट कमांड से। यहाँ देख भी रहे हैं आप, सिलेक्ट कमांड चलाई जा रही है, एग्जीक्यूट SQL, ये आपका SQL में सिलेक्ट कमांड लिखी जा रही है। अ डैश रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। तो डेटा आइटम की बात हो रही है, एक सिंगल डेटा एलिमेंट की अगर बात मैं करूं तो वो उसको हम सेल कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल अगर टेबल बना रहे हैं। लेकिन यहां हम बात करें डेटा आइटम। डेटा आइटम जैसे मैंने आपको बताया पूरा का पूरा एक रो में आएगा। तो इसे रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये आपके कॉलम्स है। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। तो जो एक रो होगी, मतलब यहां से लेकर ये पूरा यहां से यहां तक, ये 4 आइटम जो मिलेंगे, 1 2 3 4, हो सकता है ये नेम हो, ये एड्रेस हो किसी का, ये उसकी एज हो, ये आपका मोबाइल नंबर हो। ये चारों चीज़ जब निकल के आएंगी तो उसे हम आपका डेटा आइटम कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ साहब? इसका उत्तर हुआ रो। You can categorize appointments in time management software by giving specific dash to appointments. अब अपॉइंटमेंट है, मान लीजिए कोरोना की वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है कि अपॉइंटमेंट में पहला आदमी हो गया राम, दूसरा हो गया रहीम, तीसरा हो गया मोना, चौथे हो गए आपके पीटर। अब इनमें से जो ये दोनों हैं, ये आपके मेडिकल स्टाफ हैं, तो इनको अलग करना है तो कैसे करेंगे? इनको कोई कलर दे दीजिए आप। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग कैटेगराइजेशन हो रहा है, अलग अलग कलर के हिसाब से। इनको अलग कलर दे दीजिए, इनको अलग कलर दे दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा देखते ही कि जो अपॉइंटमेंट के हिसाब से कौन आदमी है और किसका कितने बजे अपॉइंटमेंट है। जिसका इनका 11 बजे है, और जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको 4 बजे के बाद बुलाया जा रहा है, या सुबह 10 बजे बुलाया जा रहा है। इस तरीके से आप कैटेगराइजेशन करते हैं कलर के बेसिस पे। तो इसका उत्तर है कलर्स। डिफाइन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर आदमी, इंसान या कॉन्टैक्ट कोई भी हो सकता है, तो उन साहब ने जो जो काम किए उसकी एंट्री को हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जैसे इन साहब ने मान लीजिए ईमेल लिखा, फिर कोई काम किया, कोई काम इन्होंने अंजाम दिया, कोई इनका अपॉइंटमेंट है, तो ये सारे काम जो दर्ज होंगे ना, जिस की एंट्री होगी, जिस किताब में या जिस डॉक्यूमेंट में, या जो भी आपका डेटा, चाहे डिजिटल हो सकता है, एनालॉग हो सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, लिखित फॉर्म में हो सकता है, उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं, जर्नल एंट्री। यहां पर 6 सवाल हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस करने हैं। स्टेट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग। ब्लॉग
क्यों बनाया जाता है। आज आप देखेंगे कि आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, ये सारी, खासतौर पर ट्विटर, इसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहते हैं। तो ये सब की शुरुआत ऐसे हुई थी कि पहले आप एज एन इंडिविजुअल अगर कुछ आप काम करते हैं और अपनी बात अपना पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों से जो आपको फॉलो करते हैं या किसी को बताना चाहते हैं, तो ब्लॉग एक तरीके का डिस्कशन था, बातचीत थी। वो नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर हो गया या साइंस हो गया, इन सब से रिलेटेड हो सकता है, या नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। और इसमें क्या होता था, लोग अपने पर्सनल वेब पेज बनाते थे, यानी कि पर्सनल वेबसाइट्स बनाते थे। तो अपनी बात पहुंचाना कि भाई कोई इवेंट है, 2 तारीख को ये है, 4 तारीख को ये है, इतने बजे इस जगह पे है, तो कोई अनाउंसमेंट देना है या कोई न्यूज बतानी है कि आपने कुछ किया नहीं किया, या फिर आप कोई चीज डालें तो लोग रिव्यू करें उस पर या अपनी राय दें, तो ये सब चीजें उसमें होती थी। इसको वेब ब्राउजर के थ्रू, क्योंकि ये वेबसाइट है या फिर ब्लॉग, एक चाहे ट्विटर हो, फेसबुक है, खैर आजकल तो ऐप आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो ब्लॉग है वो वेब ब्राउजर के थ्रू, और खासतौर पे आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तभी आप इसको उपयोग कर पाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक ऑप्शंस ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट देखा होगा जब आप बनाते हैं, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए कि आप चाहते हैं कि भाई ये पन्ना है मेरा, यहां तक मैंने कुछ लिख दिया, इसके बाद कोई भी चीज नेक्स्ट पेज में आए, तो यहां पर आप पेज ब्रेक डाल देंगे। पेज ब्रेक का मतलब यह है कि आप अब अगला पेज चाह रहे हैं, यहां पर भी बहुत रेयरली दिखाया मैंने। और सेक्शन ब्रेक का मतलब यह है कि मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, पहला जो होता है उसमें आप दिस प्रोजेक्ट डन बाय दिस, उसके बाद आपका इंडेक्स होगा, उसके बाद आप कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे लोगों को, फिर प्रोजेक्ट जो है, मतलब जो चैप्टर्स है वो बाद में शुरू होंगे। तो ये कुछ पन्ने हैं जो अलग दिखने चाहिए, ये अलग दिखने चाहिए, और लास्ट के पन्ने कुछ अलग दिखने चाहिए। तो ये जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, इसको हम अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरीके से। तो जब हम ये दोनों पेज कर लेंगे, उसके बाद हम सेक्शन ब्रेक भी दे देंगे, तो अब हम सेक्शन वाइज अलग अलग पेजों को अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं। तो इसीलिए एक तो पेज ब्रेक होता है, एक सेक्शन ब्रेक होता है। तो मैं फिर से बताऊं इसको कि पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप पेज को एंड करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं और नया पेज शुरू करना चाह रहे हैं, वहीं पे आप पेज ब्रेक लगा दें। सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है यहाँ की फॉर्मेटिंग अब अलग चाहते हैं, यहाँ की फॉर्मेटिंग अलग चाहते हैं, यहाँ की फॉर्मेटिंग अलग चाहते हैं, तो फिर आप सेक्शन ब्रेक लगा देते हैं कि यहाँ का काम अलग होगा फॉर्मेटिंग। जब हम सेक्शन 2 पे फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो सेक्शन 2 पे ही रहेगी, वरना क्या होता है कि मान लीजिए हेडर फुटर की बात है, तो अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में लगाएंगे, तो अगर फुटर लगाएंगे तो सब में आ जाएगा, लेकिन सेक्शन ब्रेक होगा तो आप बता सकते हैं कि इस सेक्शन में लगना है, इस सेक्शन में नहीं लगना है, इस सेक्शन में नहीं लगना है, ऐसे करके बता सकते हैं। एक्सप्लेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जब हम कोई फॉर्मेट करना चाहते हैं और साथ में कंडीशन देना चाहते हैं कि भाई वहां वहां हो जहां जहां ये हो। तो आप देखिए फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए अपना नाम लिखते हैं पीटर, अब ये रेड में लिखा हुआ है, इसी को मैं ब्लू कर दूं, इसको बोल्ड कर दूं, थोड़ा मोटा कर दूं, इसको अंडरलाइन कर दूं, कुछ शेड डाल दूं, तो इसी को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो जब हम कुछ सेल्स को या कुछ डेटा को सिलेक्ट करें और उनको कंडीशन डाल दें कि भाई ये जो सेल्स हैं वो किसी कंडीशन पे फॉर्मेट हो जाए, क्योंकि होता यह है कि जब हम यूं देखते हैं और हमारे पास कुछ कलर अलग अलग आने लगते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग अलग हो जाती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है देखने में और हम समझ जाते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और आप चाहते हैं कि भाई जिनके भी 80 से ऊपर हो तो वो ग्रीन कलर में आ जाए या रेड कलर में आ जाए, तो आप एक कंडीशन दे देंगे कि जहां जहां 80 एंड अबव हो तो उस सेल के कलर जो होंगे वो आप दे देंगे क्या, ग्रीन। तो ऐसी फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल। ये पर्टिकुलर कंडीशन पे आप क्या, ये कंडीशन फॉर्मेट रूल्स है, इसके हिसाब से कि भाई जो कंडीशन मीट करेगा वो ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो यहां पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। लिस्ट दी एक्टिविटीज रिकॉर्डेड अंडर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी है या कॉन्टैक्ट है, वो जो भी काम कर रहा है उसकी एंट्री बाकायदा होती रहे, चाहे वो कोई अपॉइंटमेंट हो उसका, चाहे आप कहें कि वो कोई काम कर रहा है या कोई उसने कॉल किया, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है जो जर्नल एंट्री में दर्ज की जाती है।
कौन सी ऐसी काम है, कौन से ऐसी एक्टिविटीज है जो जर्नल एंट्री में आ जाती हैं बाय डिफॉल्ट, या कहें कि ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो जो भी ईमेल इन साहब ने भेजे हैं, ईमेल भेजे हैं और ईमेल पाए हैं, ऐसी टेलीफोन कॉल्स हो गए जो इन्होंने कॉल्स किए हैं, जो मीटिंग की इन्होंने रिक्वेस्ट की है और जो इसका रिस्पांस आया है, जो मतलब अगर कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कोई सबमिट करना चाहते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट वो मैनेज कर रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अपने आप जर्नल एंट्री में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया मैंने जर्नल एंट्री का कि कैसे सारी चीजें एंटर होती रहती है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल और रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा समझाऊं कि आप एक कागज लीजिए, यानी डॉक्यूमेंट MS वर्ड का लीजिए या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लीजिए, यहाँ पर इसी का नाम, एज, एड्रेस पहले आदमी का, फिर दूसरे का नाम, एज, एड्रेस दूसरे आदमी का, ऐसे करके लिख दीजिए। इसको हम कहेंगे फ्लैट फाइल। एक पन्ना उठाया और उसमें लिख दिया आपने, उसे फ्लैट फाइल कहते हैं। तो एक डेटाबेस जिसमें कोई एक टेबल हो या सीधे डेटा ऐसे ही लिखा हो नॉर्मली, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको डेटा डिक्शनरी दिखाना चाहता हूँ। ये डेटा डिक्शनरी है, तो इसमें क्या किया आपने, नाम, जो फील्ड का नाम लिखा, इसमें कंटेंट डालते चले गए। तो इसमें फाइल हो सकता है, जैसे एक ये रिकॉर्ड है, यहाँ पर ये फील्ड्स हैं, ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि डेटा रिडंडेंसी ये बढ़ जाती है। मतलब एक ही एंट्री, मतलब एक ही आदमी की दो एंट्री मिल जाएगी आपको। और इस इनकंसिस्टेंसी, मतलब यहाँ कुछ और होगा, दूसरी जगह अगर आप जाके देखेंगे तो वहां कुछ और होगा। इसकी एज 36 दिख रही होगी, अगले साल बढ़ाई नहीं गई, अगले टेबल में देखेंगे आप 37 मिल जाएगी। तो फ्लैट फाइल में इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी, यानी एक ही चीज बार बार, इनकंसिस्टेंसी मतलब एक जगह कुछ और, दूसरी जगह कुछ और, ये फ्लैट फाइल में हो जाएगा। लेकिन जहां हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, फिर से समझिएगा, अगर हम सिंगल टेबल, एक ही टेबल आपका है और वहां पर आप डेटा रख रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्लैट फाइल। और ये बहुत कम जगह लेता है, और मैंने आपको बाकी जो बताई, फाइल हो सकता है, रिकॉर्ड, फील्ड्स, कैरेक्टर ही हो सकता है। रिलेशनल डेटाबेस की जहां तक हम बात करते हैं, यहां पर एक टेबल नहीं होगा, यहां पर मल्टीपल टेबल होंगे, और ये मल्टीपल टेबल आपस में लिंक्ड होंगे। अब आप यहां देखिए, ये लिंक्ड होगी कोई फील्ड से, जैसे इसमें लाइसेंस आईडी है, ये भी लाइसेंस आईडी है, और यहाँ पर कार आईडी है, यहाँ कार आईडी है। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, लाइसेंस आईडी और लाइसेंस आईडी से। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, कार आईडी और कार आईडी। तो एक तरीके से ये भी से रिलेट हो गया, तो आपस में रिलेटेड है, और एक से ज्यादा, 1+ या एक से ज्यादा टेबल्स है। तो इससे क्या होगा कि एक तो डेटा रिडंडेंसी नहीं रहेगी, मतलब ये है कि बार बार डेटा एक जगह, बार बार डेटा का रिपीटिशन नहीं होगा। बेसिकली रिडंडेंसी का मतलब होता है, रिडंडेंसी मतलब है कि रिपीटिशन नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मतलब जो यहाँ इस टेबल में आपका डेटा होगा वो यहाँ पर होगा, और डेटा शेयर हो रहा है, जैसे कहा यहाँ पर कोई चीज है वो यहाँ पर भी शेयर हो रही है। और सिक्योरिटी इसकी सेंट्रलाइज होती है। इसमें क्या होता है कि एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, कैरेक्टर, यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास एक टेबल है और उसके जो कॉलम्स है उसको हम एट्रीब्यूट कह रहे हैं, और उसके बाद इसका इसके साथ रिलेशनशिप है। अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप होती है, हम डेटाबेस में देख चुके हैं, या इसमें डिटेल में भी नहीं जाएंगे, और बहुत सारी चीज होगी इसमें, लेकिन पूरा एक स्कीमा होगा, पूरा एक स्कीमा बनता है इसमें। और इसको आप आराम से बता सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से। कैसे? ER डायग्राम, यानी कि हर एक एंटिटी की क्या रिलेशनशिप है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत आसान था, बहुत ईजी था, और आप जानते हैं जो चीज आसान होती है वो उतनी कारगर नहीं होती है। यहाँ पर ये जब हम बना देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें टाइम सेटअप थोड़ा ज्यादा लगता है। Mention 2 points stating the effective use of animation in a presentation. जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, है ना। यानी आप वर्ड का डॉक्यूमेंट या PDF अगर ऐसा आपने दिखा दिया प्रोजेक्टर पे, एक PDF डॉक्यूमेंट दिखा दिया, बहुत सारा कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो वो तो लोग पढ़ ही लेंगे, और लोग कभी इसको पढ़ना पसंद नहीं करते। आप कभी अपनी किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते ही आपको नींद आ जाती है ना, मैं भी उनमें से हूँ, किताब पढ़े नहीं और नींद आ गई। तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब ये है कि आप उनको कुछ बता रहे हैं। अगर वो खुद ही पढ़ लेंगे तो फिर क्या फायदा। कई लोग क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में लकीरें दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं और पढ़ते रहते हैं, ना आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना आप उसके बुलेट पॉइंट्स बता रहे हैं। आपको प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि यहाँ जो जनता बैठी है उनको समझाना है, बांधना है, आपको अपनी बात पहुंचानी है। तो यहाँ पर आपको एनिमेशन डालना होता है, क्योंकि अगर देखिए बच्चे क्या पसंद करते हैं, बच्चों को अगर आप रामलीला दिखाएंगे वो नहीं देखेंगे अगर टीवी पे,
लेकिन वहीं अगर आप लाइव दिखाएंगे रामलीला बड़ा पसंद आएगा उनको, या फिर कहें एनिमेशन दिखा दें। सबसे ज्यादा बच्चों को कार्टून पसंद आते हैं और ये हमेशा हर जगह तक होता है। अगर आप कार्टून से बच्चों को समझाएंगे तो आराम से समझ में आ जाता है। तो बच्चे, हमारे में बच्चा है, हम तो कभी बड़े होते नहीं। तो एनिमेशन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक तो ऑडियंस जो है बंधी रहेगी, ऑडियंस देखती रहेगी, अरे वाह इसमें तो बड़ा अच्छा ये होता है, अच्छा ये बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो आप इन्फॉर्मेशन है वो बोरियत नहीं होगी। जब आप एक डायग्राम से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि आप यहाँ टेक्स्ट से बता दें। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको ये पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आप बोलेंगे ठीक है हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये ऐसी ऐसी चीज होगी इसमें, मतलब आप समझा भी रहे हैं और साथ में बता भी रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप इसको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो आप बाकायदा बताइए इन्होंने फोन लिया, कान में लगाया, यहाँ से बात शुरू की, तो यहाँ से डेटा पैकेट्स गए, इन्होंने रिसीव किया। तो एक एनिमेशन करके दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ये एनिमेशन देख लेंगे, इस तरीके से दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। Answer any 4 questions out of the given 6 questions of 3 marks each. So Sania is working on a Word document. She has inserted graphics and wants to use wrap text with graphics. Under which tab she can find text wrapping? List any 2 text wrapping options available in word processing software. तो इसके लिए आपको MS Word अच्छे से आना चाहिए, तब आप आंसर दे पाएंगे। पहले पार्ट का जो है मार्क्स आपको 1 मिलेगा, दूसरे का 2 मिलेगा। तो इसका मैं आपको बता दूं, पहली चीज क्या होती है, जो रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई इमेज डाली वर्ड में, तो आपका ये डॉक्यूमेंट है। अब आप जब लिखेंगे तो यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, इसी को हम रैपिंग कहते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को किस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि अगर आप ये इमेज नहीं होती नॉर्मली तो आप क्या लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके लिख लेते, सीधा सीधा सीधी सीधी आ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तब उसकी कैसे रैपिंग करें। जैसे रैपिंग टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि भाई कैसे स्क्वायर हो, टाइट हो, थ्रू हो, या टॉप एंड बॉटम में हो, मतलब इसके ऊपर और नीचे हो, बीच में ना हो, बिहाइंड टेक्स्ट मतलब इमेज इस टेक्स्ट के पीछे आए। तो ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो पहले का आंसर तो ये हो गया कि रैप टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट टैब पे जाइएगा आप, इंसर्ट टैब से आपको टेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, वहां उसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी। पहला क्या है, इंसर्ट टैब, फिर टेक्स्ट सेक्शन, उसके बाद आपको ये मिलेगा। तो ये लेवल हो गया। दूसरा जो पार्ट है, लिस्ट एनी 2 टेक्स्ट टाइपिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये हमने दिखा रखा है आपको, इसमें से कोई भी आपको 2 पूछे गए हैं तो सारे लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। कोई देखिए 2 दिखाने हैं इसमें, जैसे इनलाइन, विद टेक्स्ट, स्क्वायर, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो 3 कौन से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आप देखें, मैं आपको यहाँ पहले दिखा दूं, तो आपको दोनों दिखाता हूं पहले, तब आप देखें इसमें क्या हो रहा है कि आपने कंटेंट लिया, अब आपने क्या किया, इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, यानी थोड़ा मोटा कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इटैलिक मतलब, और अंडरलाइन मतलब इसके नीचे लाइन लिया है। तो अब क्या है कि ये आपको बताने, इन सब का नाम देना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, जैसे आपने इसको हाईलाइट कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया, या इसकी साइज बढ़ा दिए, अंडरलाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें जो होती है इसी को हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन कहते हैं। तो सारे बता दिए मैंने, इसमें से कुछ भी आप लिख लीजिए। जैसे चेंज केस, केस का मतलब ये है कि अगर आपका ये ABC लिखा है, इसको अपर केस करेंगे तो ये ABC हो जाएगा। एक चेंज केस हो गया, यानी कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर करने का ये तरीका है। और इसमें आपका चेंज केस, ये वाला जो होता है ना, ये आपका केस चेंज करता है, यहां से आप ले सकते हैं। फॉन्ट फेस का मतलब क्या होता है कि आप एक फॉन्ट का स्टाइल चूज कर लीजिए। जैसे ये फॉन्ट देख लीजिए, ये दिखने में अलग है, तो ये फॉन्ट होता है, ये फॉन्ट, इससे ये फॉन्ट चेंज होगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग फॉन्ट देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सब अलग अलग फॉन्ट वाले हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो आप ये जो आपका टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर भी आप देखिए हाईलाइटेड ही है। तो बैकग्राउंड कलर जो भी दिख रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर, जैसे इसमें आप ब्लू देख रहे हैं या येलो देख रहे हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने बताए वो तो है ही है। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है या आप चेंज करना चाहते हैं तो और भी 2-3 इसमें जोड़ दीजिएगा। State the purpose of creating tables in a digital presentation. Mention 2 ways to insert a table in a presentation. जब भी आप किसी चीज को टेबल फॉर्म में बताते हैं तो वो बहुत बेहतरीन दिखता है और वो समझ में आता है जो उसे देख रहा होता है। यानी अगर मैं ऐसे नंबर लिख दूं 2, 9, 6, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2, 9, 6, 8 और यूं बना,
तो एकदम से आपको समझ में आने लगेगा, अरे हाँ ये कुछ है। फिर मैं बताऊंगा कि जो रोज है उसमें ये है और ये कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रोज हो गए, कॉलम हो गए। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो डेटा को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए आप टेबल्स का उपयोग करते हैं, रो और कॉलम फॉर्म। खास तौर पर जो न्यूमेरिकल डेटा है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिक से नंबर से हम कभी भी सही नहीं होते, यानी कभी भी हम अवस्था नहीं, कभी भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मोबाइल नंबर जो होता है हमेशा नाम से सेव करते हैं, हमको नंबर याद नहीं रहते, नाम याद रहते। तो अगर ग्रिड फॉर्म में ऐसे ये रोज और कॉलम फॉर्म में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसको डालेंगे कैसे, क्योंकि सेकंड पार्ट ये है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे आप, और इंसर्ट टैब से आप टेबल इंसर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे तो फिर आपको टेबल देखेगा, टेबल को इंसर्ट करेंगे, फिर आपके पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं, वो आप यहाँ पर कर लें। डिफाइन द फॉलोइंग। अब जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो टेबल की बात होती है, टेबल आपस में रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये तीनों टर्म को मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए, पहली बात, ये एक टेबल है और ये आपस में 2 टेबल रिलेटेड है, ठीक है। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई भी टाइप की रिलेशनशिप होती है, इसी ईआर डायग्राम बनाया जाता है पहले, और उस ईआर डायग्राम के थ्रू हम टेबल के आपस में रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि प्राइमरी क्या है, फॉरेन की क्या है। तो पहले टेबल क्या है। टेबल का मतलब यह है कि एक टेबल बक्सा, बक्सा मतलब रो और कॉलम, ये समझ लीजिए, बस ऐसे रोज होंगे और ये कॉलम होंगे। इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड डेटा है और ये टेबल फॉर्म में है। इसमें आपके ये जो है इनको हम रोज कहते हैं, जो सीधे सीधे जा रहे हैं, और इनको हम कहते हैं कॉलम। तो रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा, अगर आपस में रिलेटेड डेटा अगर रखा गया है तो उस डेटाबेस में उसे हम टेबल कहते हैं। एक टेबल में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। प्राइमरी की का क्या मतलब है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। यहां पर हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी है, नाम है, लास्ट नेम है, कोर्स आईडी। होता यह है कि यहाँ पहला और फर्स्ट और ये थर्ड आप रो देखिए, इसमें ये C002 C002, अरे ये तो रिपीट हो गया ना। ऐसे नाम भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जिम है, अगर मैं इसके नीचे एक और जिम लगा दूं तो रिपीटेड हो जाएगा। नाम तो एक जैसे हो सकते हैं, जैसे आप किसी भी जाके क्लास में अमित बोलोगे तो 2 लड़के खड़े हो जाएंगे, नेहा बोलोगे, ज्योति बोलोगे तो 2 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि नाम रिपीटेड होते हैं। तो हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर आईडी चाहिए जो इस सबके लिए यूनिक हो, जो ज्योति 1 है, ज्योति 2 है, उनके लिए बिल्कुल यूनिक हो। तो जो यूनिक आईडी होती है किसी भी टेबल में, एक जरूर एक यूनिक आईडी होती है जो हर एक रो को, हर एक रिकॉर्ड को बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यानी कि ज्योति 1 के लिए ये होगा, ज्योति 2 के लिए ये होगा, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसको हम प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी की का मतलब ये होता है ऐसी की या ऐसा कॉलम जो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे आपका नेम हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, डीओबी, एड्रेस, फोन नंबर, इनमें फोन नंबर हो गया, ये प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि फोन नंबर सबके अलग होते हैं, वो रिपीट नहीं हो सकते। एडमिशन नंबर, ये आप एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो कई लोगों की एक जैसी हो सकती है, नाम कई लोगों की एक जैसे हो सकता है, ये तो प्राइमरी की होगी। अब यही प्राइमरी की अगर आपको दूसरे टेबल में मिले, ठीक है जी, एक प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में मिले, जैसे ये कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी भी एकदम स्पेसिफिक होगा। कोई भी कोर्स, मान लीजिए ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स है, दूसरा आपका आईटी का कोर्स है, इसका कोड और इसका कोड कभी मैच नहीं हो सकता। तो जो कोर्स आईडी जो यहां पर एक ऐसा कॉलम है जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, मतलब यहां की जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है उसको हम फॉरेन की कहते हैं। जो इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए जो की का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ कोर्स आईडी है, यहाँ पर भी कोर्स आईडी है, दोनों में है, दोनों टेबल में है, और ये आपस में लिंक करने का काम कर रही है, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं फॉरेन की एक टेबल में प्राइमरी की को, ये मतलब यहां पर जरूर एक ना एक जगह ये यहां पर प्राइमरी की नहीं है, इस वाले में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, लेकिन इस वाले में कोर्स आईडी एक की है जो प्राइमरी की हो सकती थी, लेकिन हमने नहीं लिया। लेकिन यहां पर ये प्राइमरी की होगी क्योंकि इसमें प्राइमरी की यही हो सकती है। Snehal works for an event management company. She has prepared a presentation and while setting up the slideshow, she is getting the following options. Explain them briefly. तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इनके पास और ये एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। स्लाइड शो स्लाइड शो मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लें और जब आप एक्चुअल में दिखाएंगे तो उसे हम स्लाइड शो कहते हैं। अलग अलग स्लाइड्स होती हैं, जैसे हम पेज कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसर में, वैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन में एक एक पन्ने को हम स्लाइड कहते हैं। तो उसका जब शो होता है
सो दिखाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर इस तरीके से आता है। ये जब स्लाइड शो करते हैं तो सेटअप शो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, इसमें फुल स्क्रीन होगा। ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक विंडो आएगी, और ब्राउज्ड एट अ कियोस्क, फुल स्क्रीन। तो इसको एक एक करके बताता हूं क्या है। पहली चीज समझिएगा, इसमें प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर ये तब आप यूज करेंगे जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑडियंस को, यानी कि कोई ऑडियंस बैठी है वो आपके प्रेजेंटेशन को देख रही है। दूसरा है ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो आप दूसरा देख रहे हैं ना, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक इंडिविजुअल को, ऑडियंस मतलब काफी सारे लोग हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक आदमी को, एक आदमी को, मतलब ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल इज यूज्ड व्हेन द प्रेजेंटेशन इज मेड टू एन इंडिविजुअल। एक आदमी को जब दे रहे हैं तब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। और ब्राउज एट अ कियोस्क ये तब यूज करेंगे कि जब आपके पास एक कियोस्क कंप्यूटर टर्मिनल हो, मतलब जब प्रेजेंटेशन एक ऐसी जगह देना हो जो खुद, कियोस्क का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो वहां पर अगर आपको देना है ब्राउज्ड एट अ कियोस्क। ये 3 ऑप्शंस होते हैं इसमें। व्हाट इज DDL एंड DML, इसका एग्जांपल भी देना है आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि जो SQL है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, आपका SQL बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जिसमें आप अपने कमांड वगैरह लिखते हैं। उसमें कई तरीके की कमांड्स होती हैं, जिसमें आप देखें यहां DDL कमांड है, DML कमांड है, और भी कमांड है DCL और TCL। क्योंकि यहां पर DDL DML पूछा गया है तो यहां पर हम DDL और DML की बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी पहले आपको एक स्कीमा बनाना होता है। पहले आप डेटाबेस तैयार करेंगे, है ना, पूरा एक डेटाबेस तैयार करना होता है, और उसके बाद जब डेटाबेस तैयार हो गया तो आप उसमें कुछ काम करेंगे, कुछ चीज जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐसा करेंगे। तो DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इससे डेटाबेस का स्कीमा तैयार होता है। यानी आप जब एक घर तैयार करते हैं तो घर का एक आर्किटेक्चर होता है, फिर आप अपने जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे पास करवाते हैं, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। आप समझ लीजिए घर का फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर। ओके। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहां पर आप जब एक डेटाबेस स्कीमा बना लिया, उसमें कंटेंट डालने लगे, उसमें कंटेंट पॉपुलेट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और उसको चेंज करें, यानी कि डेटाबेस में जो परिवर्तन करेंगे। DDL को हम और क्लासिफाई नहीं करते, DML को हम प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में, हम इसको यहां ऐसे बताता हूं आपको, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में और हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि क्लासिफाई करते हैं। तो एक डेटाबेस को बनाना, एक डेटाबेस को चेंज करना, या पूरे टेबल को डिलीट कर देना या हटा देना, कमेंट करना, रीनेम, ये सारे DDL मतलब बड़े काम। जब आप एक रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड को बीच में इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, एक रिकॉर्ड की कोई एक एंट्री को चेंज करना चाह रहे हैं, एक रिकॉर्ड को हटाना चाह रहे हैं, कॉलम को हटाना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें, कॉलम को नहीं, क्योंकि ये फिर यहां पर आ जाएगा, रिकॉर्ड की बात होती है यहां पर। SQL स्टेटमेंट, यहां पर आप रोल बैक नहीं कर सकते, जबकि यहां पर DML के SQL स्टेटमेंट को आप रोल बैक कर सकते हैं आराम से। ठीक, रोल बैक मतलब होता है कि अगर किसी पॉइंट तक पहुंच गए तो वापस ला सकते हैं। DDL कमांड पूरे डेटाबेस पे काम करता है, और ये DML किसी एक रिकॉर्ड पे काम करता है। तो ये बड़ी कमांड हो गई, क्योंकि यहां डेटाबेस बन रहा है, यहां पर डेटाबेस मैनिपुलेट हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन और समझिएगा, जो DDL है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहां पर आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो DDL आप डेटाबेस लेवल पे काम करते हैं, लेकिन टोटल एक कैसे टेबल बनेंगे, इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, कौन कौन से यूजर होंगे, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, यहां पर आप पूरा का पूरा डेटाबेस भी ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल भी ड्रॉप कर सकते हैं। जहां तक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का सवाल है, ये ऐसी लैंग्वेज है, या फिर वो कमांड है। लैंग्वेज क्या है? ये कमांड ही है, SQL कमांड ही तो है। यहां पर आप यूजर, एज ए यूजर इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास डेटाबेस है, उसमें कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, वो सब रिकॉर्ड पे काम होता है यहां पर। Rohan's grandfather was wondering that how does Rohan chat on web with his father posted in California? Elaborate the steps involved while transferring data over internet. होता यह है कि रोहन के ग्रैंडफादर यहां पर है, वो ये देखते हैं कि ये जो रोहन है, ये तो जबरदस्त तरीके से बात कर रहा है अपने पिताजी से, जो कैलिफोर्निया में, अमेरिका में पोस्टेड है। तो कैसे डेटा जा रहा है, कैसे बातचीत हो रही है, वो ये समझना चाहते हैं। तो होता यह है
एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या होता है कि यहां पर, क्योंकि ये कंप्यूटर है या मोबाइल है, जिससे भी बात करते हैं, ये कंप्यूटर मान लेते हैं, मोबाइल मान लेते हैं। अब इसमें आप जैसे ही इनपुट करेंगे, अपनी आवाज करेंगे, अपना वीडियो ऑडियो जो भी कर रहे हैं, वो बेसिकली डिजिटल डेटा है। क्या है? डिजिटल डेटा है। तो पहले क्या होता है, ये डेटा बनता है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा कैसे जाएगा, तो ये डेटा जो है, बहुत बड़ा डेटा जो है, वो थोड़ी छोटे छोटे पार्ट में हम इसको, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे तोड़ता है। अलग अलग लेयर्स होती हैं और अलग अलग काम करती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि पैकेट्स बनते हैं इसके। ठीक है जी। अब हर एक पैकेट जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए इसका एक पैकेट बन गया, उसमें एक हेडर जुड़ता है। वो जो हेडर जुड़ता है कि भाई ये जो हेडर, क्योंकि आपने इसने तोड़ दिया, आपने अब ये तोड़ देंगे तो ये कहां से आया है ये कैसे पता चलेगा, और कहां जाना है ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें हेडर जो होता है वो कहां से आया है, क्या साइज है, और इंफॉर्मेशन, और कहां जाना है वो आ जाता है इसमें। अब ये पैकेट कहीं भी जाएगा, जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, मान लीजिए आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू डेटा, या आपको आईएसपीज के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये जिस भी जगह जाएगा, क्योंकि एक पैकेट के पास अब इंफॉर्मेशन है कि कहां से आए, कहां जाना है, तो इसे पता है कहां जाना है, तो जो जो पॉइंट बीच बीच में आएंगे वो उनको पता है इसको भेजना कहां है, तो डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है इसको। और बाई चांस वहां नहीं पहुंचता है तो फिर इसको रीसेंड के लिए बोला जाता है। एक टीसीपी कनेक्शन होता है, एक यूडीपी कनेक्शन होता है, ये भी थोड़ा अभी इस डिस्कशन के बाहर है, लेकिन इन कम्युनिकेशन के थ्रू ये जाता है। टीसीपी में एक कनेक्शन स्थापित होता है, तब डेटा भेजा जाता है। यूडीपी में ऐसे ही भेज दिया जाता है, हो सकता है पैकेट ड्रॉप हो जाए, खासतौर पर ऑडियो वीडियो में यूडीपी का इस्तेमाल होता है। तो पैकेट, अब जब यहां पर अब सब पैकेट आ गए, ये तीन थे, हमने 3 भाग में तोड़े थे, ये सब जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही डेस्टिनेशन के, और फिर ये इनके पिताजी को मिल जाएंगे। ऐसे होता है कम्युनिकेशन। Elaborate the 5 types of views available in spreadsheet। स्प्रेडशीट का मतलब ये समझ लीजिए कि टेबल फॉर्म समझ लीजिए, रोज एंड कॉलम फॉर्म, और उसको रोज और कॉलम फॉर्म में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखिएगा, ये आपका एक्सेल है, एमएस एक्सेल दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें रो और कॉलम बने हुए हैं, और स्प्रेडशीट को यही कहते हैं, टैबुलर फॉर्म को हम स्प्रेडशीट नॉर्मली कह देते हैं। अब इन्होंने कहा कि आप जरा ये बताइए कि कौन कौन से व्यूज अवेलेबल है। तो व्यूज में आपका नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, कस्टम व्यूज है, फुल स्क्रीन है। तो अलग अलग तरीके से यूजर देखना चाहता है। डिफॉल्ट व्यू जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का जैसे एप्लीकेशन है वो नॉर्मल है, इसमें आपको ये इस तरीके से सेल दिख जाएंगे और वर्किंग एरिया दिख जाएगा। पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि अगर आप ये जो वर्कशीट्स हैं इनको फाइन ट्यून करना चाहते हैं फटाफट, है ना, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चार्ट हो गए या कोई डेटा रखना होगा, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुकआउट के लिए, प्रोफेशनल लुक के लिए ये पेज लेआउट होता है कि भाई आपको देखना है कौन सी चीज कहां दिखने वाली है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि भाई आप, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं ना, आपने बहुत सारा लिखा हो सकता है, तो एक पेज में क्या आ रहा है, दूसरे पेज में क्या आ रहा है, मान लीजिए आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको पता तो चलना चाहिए कि एक पेज में क्या है, दूसरे पेज में क्या है। कस्टम व्यूज का मतलब ये है कि आपको जो सिलेक्ट, केवल आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है उसको आपको देखना, वो आपको दिखाई देगा इसमें। फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा एरिया, अब आपको ये सब चीजें हट जाएंगी, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, एंटायर स्क्रीन पे। तो ये टैब्स, जो ये आपके टैब्स है ना, ये हट जाएंगे, पूरा का पूरा यही आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा। Write the points to be kept in mind to make an effective presentation for the audience। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन आप करते हैं, पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशन बनाया, अब आप उसको देना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे पाए, लोग अप्रिशिएट करें और आपको खुद अच्छा लगे। पहली चीज तो आप जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जो पीपीटी आप बनाएंगे, केवल आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना। पहले तो आपको रिसर्च करनी है, आप उस टॉपिक के बारे में जानिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बाद में आता है, पहले तो आपकी नॉलेज आएगी ना, क्या मटेरियल है, क्या कंटेंट है, क्या आप बोलने वाले हैं। हर चीज के लिए एक समरी, हर एक स्लाइड के लिए एक समरी तैयार करिए कि भाई स्लाइड 1 के लिए मैं ये बोलूंगा, स्लाइड 2 के लिए मैं ये बोलूंगा। इस तरीके से आपको कमेंट्री तैयार करनी होगी। उसके बाद आप ऐसे सारा कंटेंट एक पेज में मत लिख दीजिए, जैसे आपकी स्लाइड है तो आप थोड़ा भर मत दीजिए उसको, केवल की पॉइंट दीजिए, जैसे ये है इसमें 2 या 3 पॉइंट दीजिए बस। और ऑडियंस, ऐसा पॉइंट दीजिए जो ऑडियंस समझ सके, याद रख सके। जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे टेक्स्ट आपको नहीं डालने, बहुत सारे बुलेट पॉइंट 60-70 आप दिखा रहे हैं एक बार में। जब भी आप लैंग्वेज यूज करें, जो भी लिखें, बहुत
बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखानी चाहिए, और मेरे ख्याल से 3 से 4 बुलेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक स्लाइड में। स्लाइड कम से कम रखिए, यानी 1 मिनट में आप एक स्लाइड पढ़िए, ठीक है। मतलब अगर आप 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो 60 स्लाइड रखिए, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारा फैंसी पना, बहुत ज्यादा एनिमेशन भी लोग नहीं पसंद करते, थोड़ा बहुत हो अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा हो नहीं पसंद आता लोगों को। तो फैंसी फॉन्ट वो आप मतलब जो स्टाइल होते हैं ना कैरेक्टर के, वो सब मत रखिए इसमें। कलर स्कीम देखिए, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, ये सब लोगों को बड़े पसंद आते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक पे येलो दिखा देंगे, ब्लैक पे व्हाइट दिखा देंगे, तो लोगों को सब वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा जो धरती है या तो नीली है या तो ग्रीन है। तो आपको कलर स्कीम बहुत अच्छी रखनी है इसमें, ताकि आंखों को अच्छा लगे। जब भी ट्रांजिशन और एनिमेशन हो रहा है तो ऐसा ना हो कि यूजर जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, वो आपके साथ बधा रहे। ऐसा हो जाए ट्रांजिशन में आप ऐसा कुछ ले आए कि एकदम अरे ये क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में ना आ जाए। इसके अलावा एक हमेशा टेम्पलेट यूज करिए, क्योंकि हर स्लाइड आपकी एक जैसी दिखनी चाहिए, वरना हर स्लाइड एक अलग अलग दिखेगी तो मजा नहीं आएगा देखने में। हर स्लाइड को टेम्पलेट के हिसाब से बनाइए, एक जैसी दिखाई दे। अब है राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब आपका ये टेबल दिया हुआ है, अब इसके बाद आपको क्या क्या करना है मैं एक एक करके बताता हूं। पहले पहला सवाल लेते हैं, मतलब सवाल का पहला पार्ट लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप। राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, फील्ड, और जैसे जो पी आई डी है वो आपका कैरेक्टर 4, पी नेम वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर 20, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर होंगे 20, डिस्क्रिप्शन वेरिएबल कैरेक्टर 40, प्राइस है आपका डेसिमल में, यानी कि डेसिमल पॉइंट, इसमें फ्लोट वैल्यूज आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, पहला मैं आपको उत्तर दिखाता हूं, देखें। क्रिएट टेबल मतलब आपको टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे, और टेबल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है, आपको राउंड ब्रैकेट देना है, और पीआईडी मैं यहां पर यहीं से बता देता हूं आपको, पीआईडी कैर 4 कॉमा, पी नेम वेर कैर 20 कॉमा, डिस्क्रिप्शन वेर कैर 40 कॉमा, प्राइस डेसिमल। उसके बाद ये सब जो आपने लिख दिया, जैसे ये सारी चीजें लिख दी कॉमा कॉमा करके, उसके बाद इसको बंद करेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, तब ये आपकी क्वेरी चलेगी, ठीक है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। अब आप देखिए, इसमें पहले आपको पता करना होगा, इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम है, 4 फील्ड्स है मतलब, और कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 रिकॉर्ड है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। तो उसके लिए तो सिंपल है, इसमें सीधा सिलेक्ट स्टार करते हैं सबके लिए, सीधा सिलेक्ट, अगर सारे के सारे चाहिए तो सिलेक्ट स्टार। और कहां से निकालना है, क्योंकि नाम क्या है टेबल का, फ्रॉम, इसको ऐसे लिखिए, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर हमेशा ऐसा ना चाहिए, फ्रॉम कहां से, टेबल, वेंडर से, टेबल का नाम, बस ऐसे निकालने से बंद कर दीजिए। तो ये आपका दूसरे का उत्तर हो गया, पहले का मतलब बी का फर्स्ट का आंसर होगा। राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको ये यहां पर एक और रो ऐड करनी है यहां पर, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लिखना होगा, क्योंकि इसमें कंटेंट भी दिया हुआ है। आप देंगे यहां पर इंसर्ट यूज करेंगे, इनटू, कहां इनटू करना है, इस टेबल में, तो इंसर्ट इनटू वेंडर। अब आपको क्या वैल्यूज करनी है, ये सारी वैल्यूज 1 2 3 4, तो वैल्यूज, इंसर्ट इनटू वेंडर, यहां वैल्यूज आएगा, और ये जो चारों चीजें वो यहां आप लिख देंगे बस, और सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अगला है राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। तो अब यहां पर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, यहां के लिए क्या यूज किया था, इंसर्ट, ध्यान रहेगा, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ये इसका कमांड का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करना है आपको, टेबल कौन सा है, वेंडर, तो अपडेट वेंडर, ये अपडेट वेंडर हो गया। अब आपको लोकेशन चेंज करना है, तो लोकेशन फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात, तो सेट, यहां सेट करते हैं, अपडेट हमेशा सेट के साथ चलता है, तो अपडेट वेंडर सेट लोकेशन इज इक्वल टू गुजरात, वेयर, जहां पर लोकेशन कोलकाता हो, जहां कोलकाता लोकेशन हो वहां पर गुजरात सेट कर दीजिए। और एक और चीज यहां पर आएगी, क्योंकि सेट वेयर, और एक कंडीशन यहां पर अगर आप देना चाहें, लोकेशन ऑफ V003, तो वेयर लोकेशन इक्वल्स कोलकाता, एंड दे सकते हैं यहां पर, एंड यहां पर V003 क्या है, वेंडर आईडी, वेंडर आईडी इक्वल्स V003, ये इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आप जोड़ दीजिए, इसके साथ ये बस जोड़ दीजिए, बाकी सब सही है।
चलिए साहब, ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर हुआ, ये 19-20 का है, ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे। इससे एक आइडिया हो जाता है कि तैयारी कैसे करें, एक क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं अमूमन। चलिए, धन्यवाद साहब।